गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल ऑरेकल क्लासेस में। दोस्तों, आज का टॉपिक यूटिलाइजेशन से है, जिसमें अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक हीटिंग में रेजिस्टेंस फर्नेस और कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग कोरलेस इंडक्शन फर्नेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोरलेस इंडक्शन फर्नेस, तो नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें कोर नहीं प्रयोग में लाई जाएगी। ठीक, इसमें हम लोग कोर का प्रयोग नहीं करेंगे। अब कोर बनी होती है किसकी? मैग्नेटिक मटेरियल की। तो जब आप मैग्नेटिक मटेरियल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो जो फ्लक्स है उसको प्राइमरी से सेकेंडरी तक पहुंचने में हाई रिलेक्टेंस यानी उच्च प्रत्याश पथ का सामना करना पड़ेगा। और रिलेक्टेंस जितना ज़्यादा होता है उतना ही हम लोग का जो फ्लक्स का मान है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। लिंकेज फ्लक्स का मान घट जाएगा। तो देखिए करना क्या पड़ेगा इसके लिए। ये बनाते हैं कुछ हम लोग कोरलेस, ये फर्नेस है। ठीक, इसके अंदर डायरेक्ट हम लोग चार्ज को डाल देंगे। चार्ज आपको बोला गया था जिस मटेरियल को गर्म करना है वही क्या है? चार्ज होता है। तो ये चार्ज हो गया और इसको एक पात्र में डाल दिया गया। जो प्राइमरी बाइंडिंग है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है ये ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर कार्य करेगा, तो इसमें प्राइमरी सेकेंडरी तो चार्ज ही हो गया और प्राइमरी आपकी इस पर ऐसे ही लपेट दी जाएगी। प्राइमरी बाइंडिंग इस पर ऐसे ही लपेट दी गई, यानी ये हम लोग की हो गई प्राइमरी बाइंडिंग। अब कोर तो है नहीं, जब कोर नहीं है तो यहाँ पे भी बात हुई कि जो फ्लक्स डेंसिटी है वो घट जाएगी, यानी फ्लक्स का मान कम तो फ्लक्स डेंसिटी भी कम हो जाएगी। और हम लोग को ये मालूम है कि इंडक्शन फर्नेस में जो आयरन लॉसेज होती हैं इन्हीं की वजह से हम लोग का जो भी पदार्थ है या चार्ज है वो गर्म होता है या पिघलाया जाता है। तो भैया ईडी करंट लॉसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं फ्लक्स डेंसिटी के स्क्वायर और फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के। ठीक, अब हुआ क्या? फ्लक्स डेंसिटी तो कम हो गई। क्यों? ड्यू टू द कोरलेस। ठीक है, अब अगर आपको अधिक इलेक्ट्रिक करंट लॉस चाहिए तो एक रास्ता दिख रहा है कि फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दिया जाए। ठीक, तो यही करते ही हैं कि जब हम लोग कोरलेस इंडक्शन फर्नेस की बात करेंगे तो वहां सीधा सा मतलब होगा कि इसको हम लोग यूज करेंगे हाई फ्रीक्वेंसी पर। हाई फ्रीक्वेंसी पर। ठीक, इसी से थोड़ा सा अलग एक टॉपिक आ जाता है हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन फर्नेस। तो वो भी कुछ अलग नहीं है, सेम यही चीज होता है। ठीक, क्योंकि फ्लक्स डेंसिटी कम हो गई, अब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर ही ईडी करंट लॉस को मेंटेन किया जा सकता है। तो देखिए करना क्या पड़ेगा। अब इस हाई फ्रीक्वेंसी को प्राप्त करने के लिए ऑक्सीलेटर की सहायता पड़ेगी। ठीक, तो अन्य युक्तियां जो भी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगी उनकी सहायता से हम लोग ये जो प्राइमरी बाइंडिंग में सप्लाई दे रहे थे, प्राइमरी बाइंडिंग में भी तक हम सप्लाई दे रहे थे, इस बाइंडिंग में दी जाने वाली सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम क्या करेंगे? इंक्रीज कर देंगे। ठीक, तो ईडी करंट तो बढ़ी। अब एक चीज और देखिए, क्या हम लोगों ने पढ़ा है स्किन इफेक्ट। कंडक्टर जो है उसमें अगर एसी सप्लाई दी जा रही है तो स्किन इफेक्ट भी होता है और फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से स्किन इफेक्ट क्या होता है? बढ़ जाता है। तो भैया स्किन इफेक्ट भी अब क्या होगा? हाई फ्रीक्वेंसी पर इंक्रीज कर जाएगा। और स्किन इफेक्ट होता क्या है कि रेजिस्टेंस ही तो इंक्रीज होगा। ठीक, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो सीधी सी बात है कि जो प्राइमरी बाइंडिंग थी उसमें अब आई स्क्वायर आर की हानियां क्या होंगी? बढ़ जाएंगी। ये कौन सी हानियां होती हैं? कॉपर लॉस। आई स्क्वायर आर भैया क्या होता है? कॉपर लॉस होता है। तो बंधु कॉपर लॉस भी किसके फॉर्म में निकलता है? हीट के फॉर्म में निकलता है। तो स्किन इफेक्ट हुआ, रेजिस्टेंस बढ़ा, कॉपर लॉस के बढ़ने से भी
हीट प्रोड्यूस हो रही है प्राइमरी वाइंडिंग में, जो कि ट्रांसफर हो जाएगी चार्ज पर। अब ट्रांसफर करने की जो विधि है हम लोग पढ़ चुके हैं, 3 विधियां होती हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ठीक है, तो ये कुछ प्रिंसिपल हो गया मोटा मोटा कि कैसे कोरलेस इंडक्शन फर्नेस हम लोग की वर्क करने वाली है। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है। ठीक है, अब देखिए ये जो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, यानी इस फ्रीक्वेंसी का अगर वैल्यू की बात की जाए तो वो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सही रहेगी हमारे इंडक्शन फर्नेस के लिए। ठीक, चलिए उसको देख लेते हैं कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए होगा क्या कि ये, तो देखिए मान लेते हैं कि ये हम लोग का एक मटेरियल है जिसको हम लोग को गर्म करना है। ठीक है, ये मटेरियल है, इसको गर्म करना है। ठीक, अब इसको पूरा नहीं बल्कि ये यहाँ सतह से केवल इतनी मोटाई तक गर्म कर, इतनी मोटाई जितनी दिख रही है इतनी मोटाई तक गर्म करना हमको। ठीक है, एक प्रकार से उतने अंदर तक हमको तापमान उत्पन्न करना है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी आप कितनी लोगे वो भी इसी से डिसाइड होगी। इसके लिए हम लोग एक पेनिट्रेशन फार्मूले की सहायता लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें T इज इक्वल टू, T मोटाई है, थिकनेस है। ठीक है, T इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट रो 10 की पावर 9 अपॉन म्यू इंटू एफ। ठीक, ये हम लोग का फार्मूला हो जाता है पेनिट्रेशन फार्मूला, ये टी मोटाई तक निकालने के लिए जहाँ तक हमको अंदर तापमान उत्पन्न करना है। ठीक है, अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एसएससी जेई यहाँ से ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। चलिए अब ये वैल्यू जो है वो सेंटीमीटर में रहेगी, 10 की पावर 9 है तो सेंटीमीटर में रहेगी। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर 10 की पावर 7 हो जाएगा। ठीक, 10 की पावर 7 हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं कि T का मतलब क्या है, तो T तो हम लोग की थिकनेस हो गई। ठीक है, जितनी गहराई तक हम लोग को गर्म करना है। रो रेजिस्टिविटी हो गई। ठीक, अब रेजिस्टिविटी देखिएगा सेंटीमीटर में है तो 10 की पावर 9 लिखेंगे ओम सेंटीमीटर, अगर मीटर में है तो फिर ओम मीटर में 10 की पावर 7 करके लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट म्यू जो है वो क्या होता है, परमिएबिलिटी, यानी कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, चुंबकशीलता। ठीक है, चलिए और एफ तो सबको मालूम है कि ये फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक, तो ये था थिकनेस का फार्मूला। अब अगर फ्रीक्वेंसी की बात की जाए कि फ्रीक्वेंसी आप कैसे बताओगे, ठीक है, तो देखो यहीं से हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेते हैं। इसी इक्वेशन का दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर दें तो हम लोग को क्या मिलेगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर। ठीक बंधु, और ये रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। रो 10 की पावर 9 म्यू इंटू एफ। क्लियर है, फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, निकाल लीजिए। फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू 1 या रो इंटू 10 की पावर 9 अपॉन 4 पाई स्क्वायर म्यू, और ये आ जाएगा नीचे टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़, जितना थिकनेस ज़्यादा होगा, जितना थिकनेस ज़्यादा होगा उतना आपकी ये फ्रीक्वेंसी क्या लगेगी, कम लगेगी। ठीक, अब एक चीज़ इसमें और थोड़ा सा आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे d/t एक वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू 8 के आसपास होना अच्छी होती है। अब ये है क्या, तो देखिए d का मतलब होता है डाया ऑफ चार्ज। ठीक, चार्ज का मतलब बार बार बोल रहा हूँ यहाँ उस मटेरियल से है जिसको आपको पिघलाना है या गर्म करना है। तो d चार्ज की डाया हो जाएगी, डाया ऑफ चार्ज, और T आपने बार बार बोला वो मोटाई है जहां तक उसको गर्म करना है। तो इसका जो रेशियो है, ठीक, वो अगर 8 के आसपास है तो वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है। ठीक है, आपका कोरलेस इंडक्शन फर्नेस, तो जो कार्बन से हम लोग स्टील प्लांट इस समय जितने भी हैं उसमें हम लोग कोरलेस इंडक्शन फर्नेस ही प्रयोग में ला रहे हैं, यही हम लोग के लिए इकोनॉमिकल पड़ जाता है। ठीक,
चलिए अब एक पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है, कोरलेस अगर है तो ये बताइए मैग्नेटाइजिंग करंट का मान क्या होगा? बहुत ही ज्यादा होगा भाई। अब फ्लक्स डेंसिटी कम हो गई है कोरलेस होने के कारण से, तो मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होगी? ज्यादा होगी। अब अगर मैग्नेटाइजिंग करंट ज्यादा है दैट्स मीन जो पावर फैक्टर होगा वेरी पुअर। पावर फैक्टर क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा खराब होगा। तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है कि कोरलेस इंडक्शन फर्नेस का जो पावर फैक्टर है वो क्या होता है? 0.2 0.3 लैग बहुत ही खराब होता है। ठीक है, क्यों खराब हुआ? रीज़न हम लोग को मालूम है। थिकनेस क्या होगी? ये फार्मूला जरूर याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वहाँ से हम लोग फ्रिक्वेंसी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, चलिए तो ये था हम लोग का इंडक्शन फर्नेस कोरलेस वाली। ठीक, अब अगला इसी में हम लोग जोड़ लेते हैं डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग। ठीक है, क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग। रेजिस्टेंस हीटिंग और इंडक्शन हीटिंग कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग के भी बारे में। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग। ये देखिए, अब इंडक्शन फर्नेस में देखा गया कैसे उत्पन्न हुई हीट, आपकी आयरन लॉस से। ठीक है, ऐसे ही डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग जो है इसमें डाई इलेक्ट्रिक लॉस का यूज किया जाएगा पदार्थों को गर्म करने में। ठीक, फिर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका है वो ये कि डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग से जो भी पदार्थ या चार्ज है, पदार्थ या चार्ज के अंदर ही ताप उत्पन्न किया जाता है। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग बाहर से कुछ तापमान नहीं देंगे, पदार्थ के अंदर ही तापमान उत्पन्न हो जाएगा डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग में। ठीक, कैसे होगा आइए ये समझ लेते हैं। डाई इलेक्ट्रिक अगर याद हो कैपेसिटर, तो उसमें पढ़े थे हम लोग क्या कि ये दो प्लेटें हैं और ये बीच में क्या होता है? एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम, यानी एक प्रकार से इंसुलेटर ही होता है जिसमें धारा बिल्कुल भी नहीं बह रही है। अगर आइडियली बात करें तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट। ये जो डाइलेक्ट्रिक है इसका रेजिस्टेंस आइडियली अगर पूछा जाए तो होना चाहिए क्या? इनफाइनाइट। ठीक, लेकिन आइडियल कोई चीज़ होती नहीं है तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट ना होकर बल्कि थोड़ा सा कम रहेगा। तो देखो होगा क्या, जब आप यहाँ पे सप्लाई दोगे तो डाइलेक्ट्रिक तो है मगर आइडियल तो है नहीं, तो इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर थोड़ी सी लीकेज करंट बहेगी। थोड़ी सी लीकेज करंट क्या है? बह रही है। अब लीकेज करंट है, रेजिस्टेंस तो था ही, अब I²R की हानियां क्या है? देना स्टार्ट कर देगा। और जो I²R की लॉसेज है वो हमको मालूम है हीट के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। ठीक, जूल्स लॉ I²RT। ठीक है, तो ये लीकेज करंट उत्पन्न हुई तो उसकी वजह से डाइलेक्ट्रिक लॉसेज आई और हमारा पदार्थ क्या है? गर्म होना स्टार्ट हो गया। तो देखिए बेनिफिट क्या मिला, जो डाइलेक्ट्रिक हैं या फिर कह सकते हैं आप इंसुलेटर हैं उन सभी को गर्म करने में डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग ही प्रयोग में लाई जाती है। ठीक, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है विद्युत रोधी पदार्थों को गर्म करने में किस हीटिंग का प्रयोग करोगे? तो डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग ही प्रयोग में लाई जाएगी। फिर एक पॉइंट याद रखिएगा, डाई इलेक्ट्रिक ये क्या बना रहा है? कैपेसिटेंस का निर्माण कर रहा है। ठीक, तो इसी वजह से इसी डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग का दूसरा नाम होता है हाई फ्रिक्वेंसी कैपेसिटेंस हीटिंग। हाई फ्रिक्वेंसी कैपेसिटेंस हीटिंग भी इसको हम लोग कह देते हैं। ठीक है, अब हाई फ्रिक्वेंसी क्यों बोला गया इसको भी जान लेते हैं। ठीक, अब अगर इसको सप्लाई दी गई, सपोज दैट V वोल्ट की सप्लाई इसके दोनों प्लेटों पर दी गई, बीच में डाइलेक्ट्रिक था, यही गर्म होगा। क्यों? डाइलेक्ट्रिक लॉसेस के कारण। तो ये जो लॉसेस हैं किस पे डिपेंड कर रही हैं ये भी हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए अगर इसका फेजर डायग्राम बनाया जाए, ठीक, या पहले इसका बना लेते हैं हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट। तो कैपेसिटर था, कैपेसिटर है, इसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी है।
ठीक, आइडियली नहीं है भाई, आइडियल से कम है, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं होगा, क्या होगा, कम होगा। तो ये मान लिया गया C, ये मान लिया गया R, यहाँ पे करंट गई IC, यहाँ पे करंट गई IR, और ये दी गई सप्लाई जो हमने दिया यहाँ पर V वोल्ट की दी गई। ठीक है, मान लेते हैं रिजल्टेंट करंट क्या है, I है। ठीक, यहाँ तक। अब अगर इस सर्किट का आपसे बोला जाए बनाओ फेजर डायग्राम, तो काफ़ी इजी है। रेफरेंस लेंगे वोल्टेज को, पैरेलल सर्किट है, IC कैपेसिटर की करंट 90 डिग्री हमेशा लीड करती है। ठीक, और रेजिस्टेंस और वोल्टेज में करंट सेम फेज, ये हो गया IR। इन्हीं दोनों को ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा हम लोग को रिजल्टेंट करंट I, क्योंकि I इज द वेक्टर सम ऑफ IC एंड IR। ठीक है, तो अभी आइडियल अगर होता तो ये एंगल कितना था, केवल इसमें कौन सी करंट होती, IC होती भाई, IR तो होती नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता, तब IR की वैल्यू 0 हो जाती, तब तो ये करंट 90 डिग्री लीड करती। बट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं है, थोड़ा सा कम है, इसकी वजह से हम लोग को ये करंट थोड़ी सी लैग, यानी मान लेते हैं 5 डिग्री, मान लेते हैं 5 डिग्री पर ये एंगल पर है। वोल्टेज और रिजल्टेंट करंट के बीच का एंगल कितना है, 5 डिग्री है। अभी लॉस हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर यहां से आपसे कहा जाए IC बराबर, तो आप क्या लिखोगे, V/XC, V/XC, XC बराबर 1/2πfc, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो हम क्या डायरेक्टली लिख सकते हैं, I = V/2πfc। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए भाई, XC की वैल्यू पुट की गई है, 1/2πfc ऊपर चला जाएगा, ये तो करंट की वैल्यू आ गई। अब अगर आपसे पूछा जाए IC और IR में कौन सा करंट का पोर्शन ज्यादा होगा, तो आप सीधा सीधा बोलेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस तो ज्यादा था, इनफाइनाइट नहीं था, बस थोड़ा सा कम था, तो IR तो कम रहना ही रहना है। IC की वैल्यू क्या होगी, IC ही ज्यादा होगी। तो अगर पावर की बात की जाए तो हम लिख सकते हैं P = VIC cos phi। यहां तक सही है भाई। एक्टिव पावर I²R जो होती है वो एक्टिव पावर ही तो होती है। ठीक है, IC की वैल्यू पुट कर दीजिए, V × IC की वैल्यू जब यहां से पुट करेंगे तो मिलेगा क्या, V × 2πfc × cos phi। ठीक है, या फिर P = V²f × 2πc cos phi। यही आपको दिखाना था क्या, कि जो पावर है ये इसी में उत्पन्न जो डाइलेक्ट्रिक लॉस हो रही है वही पावर की बात की जा रही है। तो वो दिख रहा है वोल्टेज के स्क्वायर पर और फ्रीक्वेंसी पर, दोनों पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, दैट्स मीन अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाए या फिर वोल्टेज को बढ़ाया जाए तो ये जो पावर लॉस हो रहा है वो बढ़ जाएगी, और इसी पावर लॉस के बढ़ने से जो हीटिंग है वो क्या मिलेगी, हम लोग को ज्यादा मिलेगी। ठीक, तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, हाई फ्रीक्वेंसी, और चूंकि कैपेसिटर बन रहा है इसलिए कैपेसिटेंस फर्नेस। ठीक, चलिए तो देखिए, वोल्टेज बढ़ाओ या फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, दोनों में से किसी एक को बढ़ाकर आप पावर को ज़्यादा प्रोड्यूस करा सकते हो, और ये पावर हीट के फॉर्म में ही निकलेगी, क्योंकि ये क्या है, डाई इलेक्ट्रिक लॉसेस हैं। ठीक है, अब जो इसका एप्लीकेशन है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो देखिए, हड्डियों की सेकाई में, हड्डी की सेकाई में पहला याद रखिएगा। ठीक, जितने भी इंसुलेटर हैं, ठीक है, फिर रेनकोट जो होता है, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है, रेनकोट की सिलाई में, रेनकोट सिलाई देखते हैं ना, प्लास्टिक होती है उसको जोड़ा जाता है, हीट करके ही उसको जोड़ा जाता है, तो रेनकोट की सिलाई में, ठीक है, या कपड़ों को सुखाने में, फिर दूध को गर्म करने में, बॉटल के अंदर का दूध है पाश्चीकृत करने के लिए, बियर को पाश्चीकृत करने के लिए इसी डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का यूज किया जाता है। तो ये जो 3 इंपॉर्टेंट थे, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले, वो लिख दिया गया है। इसके बाद जितने भी प्लास्टिक होंगे, रबर होंगे, ठीक है, इन सभी को भी गर्म करने के लिए हम लोग डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का ही यूज करने वाले हैं। ठीक, तो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग हो गया, इंडक्शन फर्नेस भी कंप्लीट हो गई। इसके बाद भी हम लोग का है वो हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इतने टॉपिक को कवर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।